श्रेड एफएम रात की आवाज़, वो आखिरी डिलीवरी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं श्रेड एफएम की सबसे डरावनी सीरीज़ रात की आवाज़, जहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक एहसास होती है। एक ऐसा एहसास जो रात के सन्नाटे में आपके साथ चलता रहता है। और आज की कहानी उन दो दोस्तों की है जो सपने लेकर बेंगलोर आए थे, लेकिन एक रात एक आखिरी डिलीवरी ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बेंगलोर एक ऐसा शहर जहां हर दूसरा इंसान किसी सपने के पीछे भाग रहा था। कोई नौकरी के लिए, कोई पैसे के लिए, तो कोई सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने के लिए। और इन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में दो दोस्त भी थे। आरव और निखिल दोनों राजस्थान के छोटे शहरों से एमबीए करके बेंगलोर आए थे। आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हकीकत सपनों से कहीं ज्यादा कठोर निकली। महीनों तक इंटरव्यू दिए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक घूमते रहे, लेकिन हर जगह या तो एक्सपीरियंस मांगा जाता या फिर किसी बड़े रेफरेंस की बात होती। और कुछ जगहों पर तो खुले शब्दों में पैसे मांगे जाते। धीरे धीरे उनकी बचत खत्म होने लगी, किराया, खाना, बिजली, सब कुछ भारी पड़ने लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, घर वालों को भी सच नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर माँ-बाप को पता चला कि एमबीए करने के बाद भी वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो वो टूट जाएँगे। इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ एक पुरानी बाइक थी, उसी पर दोनों पूरी रात बेंगलोर की सड़कों पर घूमते, डिलीवरी करते और किसी तरह अपना खर्च निकाल लेते। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। रात करीब 9 बजे दोनों ने जल्दी से सड़क किनारे एक छोटे से होटल में खाना खाया और फिर डिलीवरी पर निकल गए। धीरे-धीरे रात गहराती गई, सड़कें खाली होने लगीं, ठंडी हवा चलने लगी और रात के करीब 12:30 दोनों एक छोटी-सी चाय की टपरी पर रुके। "भई आज बस 1-2 ऑर्डर और मिल जाएँ तो पेट्रोल निकल जाएगा।" निखिल ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा। आरव हल्का सा हंसा, और अगर अच्छे पैसे मिल गए तो कल बिरयानी खाएंगे। तभी निखिल के फोन पर अचानक नोटिफिकेशन आया, न्यू ऑर्डर रिसीव। दोनों ने तुरंत फोन देखा। ऑर्डर करीब 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन पैसे काफी अच्छे मिल रहे थे। भाई, इतना पैसा? आरव ने हैरानी से पूछा। निखिल ने स्क्रीन देखते हुए कहा, लेट नाइट चार्ज होगा, शायद चलना, ये आखिरी ऑर्डर करके निकलते हैं। उन्होंने तुरंत ऑर्डर स्वीकार कर लिया और होटल मेघना से खाना लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे गूगल मैप उन्हें शहर से दूर ले जाने लगा। बड़ी सड़कें खत्म हो गईं, स्ट्रीट लाइट्स कम होने लगी और कुछ देर बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल जैसा इलाका बच गया। भाई, सही रास्ता है ना? आरव ने बाइक चलाते हुए पूछा। निखिल ने फोन देखते हुए कहा, हाँ भाई, मैप यही दिखा रहा है। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और जंगल की अजीब खामोशी। कुछ मिनट बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे। लोकेशन रीच फोन पर आवाज आई। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़, अंधेरा और टूटी हुई सड़क। तो फिर गलत रास्ता बता रहा है, आरव झल्ला कर बोला। अरे भाई, मैं वही बता रहा हूँ जो मैप दिखा रहा है। तभी उनकी नज़र कुछ दूरी पर पड़े एक पुराने बंगले पर गिरी। वो बंगला आधा टूटा हुआ था, उसकी खिड़कियां काली थीं और बाहर लगा लोहे का गेट जंग से भरा हुआ था। क्या वही घर होगा? निखिल ने धीमी आवाज में कहा। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर कौन खाना ऑर्डर करता है? छोड़ना, हमें क्या ऑर्डर दे के निकलते हैं। नहीं भाई, तू उसको नीचे बुला, मैं अंदर नहीं जा रहा। निखिल ने तुरंत कस्टमर को कॉल लगाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ साय साय जैसी आवाज आती रही। फिर अचानक दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, अंदर आ जाओ। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। हेलो सर, नीचे आ जाइए, निखिल ने दोबारा कहा। लेकिन इस बार सिर्फ एक बात सुनाई दी, दरवाजा खुला है, और कॉल कट गया। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भाई, कुछ गड़बड़ लग रहा है, आरव ने धीरे से कहा। लेकिन तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, कस्टमर इज वेटिंग। चल,
जल्दी करते हैं। दोनों धीरे धीरे बंगले के गेट के अंदर गए। गेट अपने आप चरर की आवाज करते हुए खुल गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि वहां अजीब ठंड थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा। सर, आपका ऑर्डर, निखिल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों ने एक दूसरे को देखा। भाई, जल्दी निकलते हैं, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। खाना ऊपर ले आओ। दोनों के चेहरे उतर गए। तू जा, निखिल बोला। मैं क्यों जाऊं? कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहे। फिर मजबूरी में धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन उन सबकी आंखों पर काला रंग पुता हुआ था। तभी अचानक निखिल रुक गया। भाई, क्या हुआ? ये फोटो। आरव ने ध्यान से देखा और उसका दिल रुक गया। एक फोटो में वही दोनों खड़े थे, उसी बंगले के सामने। लेकिन वो फोटो पुरानी थी, बहुत पुरानी। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम आखिर आ ही गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी सांस रुक गई। एक बूढ़ी औरत, सफेद आंखें, झुका हुआ शरीर और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही खाने का पैकेट था, लेकिन उन्होंने तो अभी तक उसे दिया ही नहीं था। भागो! आरव जोर से चिल्लाया। दोनों नीचे की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हो। तभी ऊपर से जोर जोर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। तुम लोग अब नहीं जा पाओगे। निखिल रोने लगा। भाई, ये जगह सही नहीं है। अचानक पूरी लाइट जल उठी और उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें काली और शरीर सड़े हुए। सबकी नजर सिर्फ उन दोनों पर थी। तभी बूढ़ी औरत बोली, 20 साल पहले इसी रात इसी घर में आग लगी थी और कोई हमें बचाने नहीं आया। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, भारी डरावनी। अब हर साल हम दो नए लोगों का इंतजार करते हैं। तभी अचानक सारे साए उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों जान बचाकर भागे, किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और बाहर निकल गए। लेकिन बाहर आते ही उनका दिल बैठ गया। उनकी बाइक गायब थी। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब चुका था और दूर जंगल में दर्जनों आंखें चमक रही थी। भाई, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, निखिल कांपते हुए बोला। तभी अचानक पीछे से किसी ने आरव का कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। खाना खाए बिना जा रहे हो? अगले ही पल दोनों की चीखें उस जंगल में गूंज उठी। सुबह पुलिस को सड़क किनारे उनकी बाइक मिली। इंजन अब भी चालू था, लेकिन आरव और निखिल दोनों गायब थे। केस इंस्पेक्टर रवि शेट्टी को दिया गया। उन्होंने बंगले की जांच करवाई, लेकिन जहां बंगला होना चाहिए था वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी, जैसे वहां सालों से कुछ था ही नहीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज तब मिली जब पुलिस को उस जगह से दो नए फूड डिलीवरी बैग मिले, जो पूरी तरह जले हुए थे और उनके ऊपर खून से लिखा था, नेक्स्ट डिलीवरी SOON। उस केस के बाद सरकार ने उस पूरे रास्ते को बंद कर दिया। आज भी बेंगलोर के कुछ पुराने डिलीवरी ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात के बाद आपके फोन पर कोई ऐसा ऑर्डर आए जिसकी लोकेशन जंगल के बीच दिखे, तो उसे कभी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि कुछ ऑर्डर इंसान नहीं करते। मैं हूं RJ सिद्धार्थ और आप सुन रहे थे श्रेड FM। रात की आवाज फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में आने वाले हर नोटिफिकेशन पर भरोसा मत कीजिए।